अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 5th to 10th स्टैंडर्ड के तमाम स्टैंडर्ड 5th to 10th के साइंस के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आगे भी अगर आपको इसी तरह से आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबक की। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक सबके लिए ग़िज़ा, फूड फॉर ऑल। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मज़मून है माहौल का मुताला EVS 1। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम आपका नया सबक शुरू कर रहे हैं और आपका नया सबक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये खाने पीने से ताल्लुक़ रखता है। तो हम सबको तो बड़ा मज़ा आता है ना, खाने पीने के ताल्लुक़ से जो बातें होती हैं और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं हम सबको बड़ी पसंद होती है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो ग़िज़ा हम खाते हैं ये किस तरह से उगाई जाती है, किस तरह से किसान इतनी मेहनत करके ये तमाम ग़िज़ाएँ उगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा और जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद है लेकिन आपका तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। और हम आपका चैप्टर देख रहे हैं फूड फॉर ऑल पीपल। जैसे कि आपको पता है कि ग़िज़ा जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और ग़िज़ा मिलना तमाम लोगों का हक भी है कि हर शख्स को जो है ग़िज़ा मिले। तो इसीलिए हम ये चैप्टर देख रहे हैं फूड फॉर ऑल, सबके लिए ग़िज़ा। तो सबक शुरू होने से पहले कुछ सवालात दिए गए हैं आपकी किताब में, वो देख लेते हैं कि दिवाली के दिनों में कौन सी सब्जियां मिलती हैं, कौन से फल मिलते हैं और कौन सा अनाज मिलता है। देखिए, आजकल तो वैसे देखा जाए तो तमाम ही किस्म की सब्जियां, फल और तरकारियां हमें साल भर दस्तयाब होती हैं क्योंकि आजकल ज़राअत की जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। कौन से हैं ये जदीद तरीके, वो भी हम आगे इस सबक में देखने वाले हैं। लेकिन कुछ जो है चीज़ें मौसमी होती हैं। आज से कुछ सालों पहले तक ऐसा था कि संतरे जो थे ये ठंडियों में आने वाला फल है। दिवाली के जो बाद का मौसम होता है, सर्दी का मौसम, तब गाजर, संतरे ये फल आया करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें तो साल भर दस्तयाब होती हैं। तो इसके अलावा कुछ सब्जियां जैसे गाजर है और गोभी है और फ्रूट्स में जो है जैसे संतरा है, ये तमाम चीज़ें जो है सर्दियों के दिनों में मिलती हैं, दिवाली के दिनों में। हम ग़िज़ा के तौर पर नबातात के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं? बतौर ग़िज़ा हम नबातात के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम फ्लावर्स भी खाते हैं नबातात के। आपको ये तो पता है कि पत्तों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ी तरकारियाँ होती हैं वो सब्ज़ी तरकारियों का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं अलग अलग ग़िज़ा के तौर पे, जैसे पालक है, मेथी है, कैबेज है। इसके अलावा हम जो पौधे होते हैं उसके फ्लावर को भी खाते हैं, उसके फूल को भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी जिसे हम कहते हैं, ब्रोकली है, ये भी जो है फूल होते हैं उस पौधे के। बिल्कुल वैसे ही हम जो है रूट्स यानी जो जड़ें होती हैं वो भी हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीट रूट है, चुकंदर जिसे हम कहते हैं, मूली है, कैरेट, गाजर है, ये तमाम जो होती हैं ये जड़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बतौर ग़िज़ा करते हैं। इसके अलावा सीड्स यानी बीज भी हम खाते हैं, जैसे मटर हो गए, मटर के जो बीज होते हैं वो हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। मकई हो गई, मकई के दानों का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स भी हम खाते हैं, नबातात के फ्रूट्स तो हम खाते हैं ना, अलग अलग किस्म के फल हम खाते हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ियां हम खाते हैं वो भी एक्चुअल में नबातात के फल ही होते हैं। इसके अलावा हम कुछ नबातात के तने भी जो है बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं।
تو ہم الگ الگ قسم کے پکوان جو ہے اپنی روزمرہ زندگی میں کھاتے ہیں. الگ الگ قسم کے پکوان ہم کھاتے ہیں. ہم روٹی کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, الگ الگ قسم کی چیزیں جو ہے ہم بنا بنا کر کھاتے ہیں. تو اگر ہم ان سب کا جائزہ لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں, اس میں سے زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں نباتات سے حاصل ہوتی ہے, کاشتکاری سے حاصل ہوتی ہے. کھیتوں میں جو کسان کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں اناج ملتا ہے, گیہوں, جوار, باجرہ, چاول, مکئی, الگ الگ قسم کی سبزیاں ملتی ہیں, ہے نا. تو آلو, ٹماٹر, جتنی بھی سبزیاں ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں کھیتوں سے حاصل ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی بھی غذائیں کھاتے ہیں اس میں زراعت کا ایک بہت بڑا رول. نباتات سے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ نباتات سے ہمیں غذا ملتی ہے, یہ تمام قسم کے پھل ہمیں نباتات سے ہی ہیں. تمام قسم کی سبزی ترکاریاں جتنی بھی ہم کھاتے ہیں یہ بھی ہمیں نباتات سے ہی ملتی ہیں. تو اسی لیے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں پہلے زراعت کے بارے میں, یعنی ایگریکلچر کے بارے میں, جس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے زراعت کے ہنگام یعنی ایگریکلچرل سیزنز. سیزن کے مطابق جو ہے ہمیشہ زراعت کی گئی ہے ہندوستان میں ہمیشہ سے. یہاں پر کیونکہ ہمارے ہاں موسم جو ہے بدلتے رہتے ہیں, 3 طرح کے موسم ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان میں, تو اس لیے یہاں پر موسم کی مناسبت سے زراعت کی جاتی ہے. کس طرح سے دیکھ, نباتات سے ہمیں غذا ملتی ہے, اس کے لیے کھیتوں میں بیج بوئے جاتے ہیں اور باغوں میں پھلوں کے درخت لگائے جاتے ہیں. بھارت کا تقریباً 60% زمینی حصہ جو ہے زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ تقریباً ہمارے ملک کا 60%, ٹوٹل 100% میں سے 60% حصہ زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور 40% حصے پر ہم رہتے ہیں, انڈسٹریز وغیرہ قائم ہیں. تو اس طرح سے 60% حصے پہ زراعت کی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے اس لیے یہاں پر اناج کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ. موسم کے لحاظ سے سال بھر میں زراعت کے 2 اہم ہنگام ہوتے ہیں, 2 اہم سیزنز ہوتے ہیں زراعت کے. پہلا ہوتا ہے خریف سیزن یا خریف ہنگام جسے کہتے ہیں. جون سے اکتوبر تک کے ہنگام کو خریف ہنگام کہتے ہیں, اور اس ہنگام میں بارش کے پانی کا راست استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس دوران جو فصلیں حاصل ہوتی ہیں انہیں جو ہے خریف کی فصلیں کہا جاتا ہے. خریف کراپس ہم کہتے ہیں, جس میں چاول ہے, کارن ہے, سویابین ہے, کاٹن ہے, مونگ پھلی ہے اور گنا ہے. یہ تمام خریف کی فصلیں ہیں. خریف کی فصلوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے بارش کا جب وقت ہوتا ہے اس وقت یہ فصلیں اگائی جاتی ہیں اور بارش کے پانی کا اس میں راست استعمال کیا جاتا ہے. تصویر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو فصل نظر آ رہی ہے پانی میں, یہ لوگ جو ہیں اس میں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ پودے جو ہیں نکال رہے ہیں وہاں سے, تو یہ چاول کے کھیت ہیں. چاول کے کھیتوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ربی سیزن یعنی ربی ہنگام. اکتوبر سے مارچ تک کے ہنگام کو ربی ہنگام کہتے ہیں. اس ہنگام میں زمین میں جذب شدہ بارش کا پانی ماہ بعد مانسون اور اوس کا جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اس دوران جو فصلیں اگائی جاتی ہیں, زیادہ تر جتنی بھی فصلیں اس دوران اگائی جاتی ہیں انہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس دوران جو فصلیں اگائی جاتی ہیں انہیں ربی کراپس کہتے ہیں. ربی کی فصلیں کہا جاتا ہے, جس میں ویٹ یعنی گیہوں, اوٹس, مسٹرڈ اور سرسوں جسے ہم کہتے ہیں, چک پی اور چنا جسے ہم کہتے ہیں, آم اور بروکلی وغیرہ ہے. یہ تمام ربی کی فصلیں کہلاتی ہیں. اور ان فصلوں میں کیا کیا ہوتا ہے, زمین میں جو جذب شدہ بارش کا پانی ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ تمام فصلوں کو پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو ہے تیسری فصلوں کی قسم ہے وہ ہے سمر کراپس یعنی گرما کی فصلیں. اس کے علاوہ مارچ سے جون تک جو فصلیں اگائی جاتی ہیں انہیں سرما کراپس یا گرما کی فصلیں کہا جاتا ہے. اس موسم میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور زمین بھی بہت گرم ہوتی ہے اس لیے زیادہ تر سبزیاں اگائی جاتی ہے. کوکمبر یعنی ککڑی, اس کے علاوہ کریلا, اس کے علاوہ تمام قسم کی بین
बीन्स जो होते हैं, वाटरमेलन जो है आप देख रहे हो, तरबूज जिसे हम कहते हैं, मस्क मेलन यानी खरबूजा, ये तमाम फसलें जो है बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। इन्हें जो है गर्मा की फसलें या जेड क्रॉप्स भी कहा जाता है। और जैसे मैंने बताया कि इस मौसम में सब्जियां ज़्यादा उगाई जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ज़राअत के काम, एग्रीकल्चरल वर्क। ज़राअत में क्या क्या काम होते हैं, किस तरह से ज़राअत की जाती है, हम आज इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ज़राअत के काम, हर किसान ये चाहता है कि उसके खेत में फसल की नशोनुमा जो है अच्छी तरह हो, फसल अच्छी हो, तो उससे आमदनी भी जो है बहुत अच्छी होगी। अच्छी काश्त के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, बेहतरीन किस्म के बीजों की ज़रूरत होती है, और खाद के अलावा पानी की दस्तयाबी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। खेत में मशागत के काम करना ज़रूरी होता है, खेत में फसलों की हिफाजत करनी होती है, और फिर आखिर में जो हासिल शुदा अनाज होता है उसकी महफूज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये तमाम काम बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो किस कदर जो है मेहनत करते हैं अनाज को उगाने के लिए। सबसे पहले तो अच्छी जो है फसल उगे उसके लिए उन्हें अच्छी ज़मीन की ज़रूरत होती है, अच्छे बीज की ज़रूरत होती है, फिर उन्हें जो है खाद का इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर उसके बाद जरासीम कुछ दवाएं मारी जाती है ताकि फ़सलों को कीड़े ना खाएं, फिर उसके बाद खेत में फ़सलों की हिफाजत करनी होती है जंगली जानवरों से, परिंदों से। आखिर में जो अनाज मिलता है फिर उस अनाज को भी बोरियों में भरकर महफूज तरीके से रखना होता है ताकि जो है कीड़े मकोड़े उन्हें ना खा ले। तो इस तरह से हमारे घर तक जब अनाज पहुंचता है, उसके उगने से लेकर, उस फसल के उगने से लेकर हमारे घर में वो अनाज पहुंचने तक कई मरहलों से वो गुज़रता है। किसान उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे घर पे अनाज पहुंचता है और हम जो है अपने खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो हम आज देखेंगे कि किसान जो है क्या क्या मराहिल से गुज़रते हैं, क्या क्या काम जो है वो ज़राअत में होते हैं। हमारे मुल्क की आबादी में इजाफा होने के बावजूद सबकी ग़िज़ाई ज़रूरतें जो है पूरी हो रही है। हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आबादी के मामले में हम पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर हैं, सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में। सबसे पहले नंबर पर जो है चीन है, उसके बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन इतनी सारी आबादी बढ़ने के बावजूद भी सबकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो रही है, जिसको जो खाना है वो उसको मिल रहा है। तो ज़राअत के जदीद तरीक़ों के इस्तेमाल की वजह से ये मुमकिन हो चुका है, क्योंकि आजकल जो है ज़राअत के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थे, ट्रेडिशनल वेज थे, वो अब नहीं इस्तेमाल होते। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा फसलें उगाना मुमकिन हो चुका है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे रिवायती ज़राअत के तरीके, और फिर उसके बाद हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। तो स्टेप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या है, फार्मिंग के स्टेप्स पहले देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन को तैयार करना। सोइंग यानी बीज बोना। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स टू सॉइल, खादों को जो है ज़मीन में मिलाना। इरिगेशन यानी आबपाशी। उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड सॉर्टिंग, हार्वेस्टिंग करना यानी पकी हुई फसलों को जो है काटना, फिर उसके बाद उसको सॉर्टिंग करना, उसमें से जो फसलें होती हैं उसमें से अनाज को अलहदा करना अनाज की बालियों से, फिर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, और फिर उसे मार्केट तक पहुंचाना। मार्केट से दुकान वाले जो है उसको ख़रीदते हैं और दुकानदार से हम वो अनाज ख़रीदते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है अगर हम देखें। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन तैयार की जाती है। उसके बाद सोइंग, बीज बोए जाते हैं, उसमें खाद डाली जाती है ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा हो। इरिगेशन यानी आबपाशी की जाती है। वीडिंग यानी बेकार जो पत्ते साथ में उग आते हैं, बेकार पौधे पत्ते कई दफ़ा उग आते हैं साथ में, तो उन्हें जो है काट कर अलहदा किया जाता है। हार्वेस्टिंग यानी पकी हुई फसलें जो है वो काटी जाती है। थ्रेशिंग यानी मलना जिसे हम कहते हैं, जो अनाज की बालियां होती हैं उसे मलकर उससे अनाज के दाने अलहदा किए जाते हैं। और आखिर में स्टोरेज यानी अनाज को गोनियों में भरकर उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है। रिवायती ज़राए
زراعت پرانے طریقے میں زراعت کے لیے بیلوں کے ذریعے کھینچے جانے والا ہل اور بکھر کا استعمال ہوتا تھا. جیسے ہم نے دیکھے کہ سب سے پہلے زمین کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو جو پرانے زراعت کے طریقے ہیں اس میں زمین کو تیار کرنے کے لیے، زمین کو بھربھری کرنے کے لیے، نیچے کی مٹی اوپر کرنے کے لیے پہلے بیلوں کا استعمال کیا جاتا تھا. دیکھیے اس طرح سے جو ہے بیلوں کا استعمال کر کے ہل چلائے جاتے ہیں تاکہ زمین کو جو ہے بھربھرا کیا جا سکے، فصل کے لیے تیار کیا جائے. لیکن آج کل یہ کام جو ہے اس طرح سے ٹریکٹر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. یہ جدید طریقہ ہے جس میں مشین کا استعمال کر کے اس طرح سے زمین کو بھربھرا کیا جاتا ہے، جس میں کم وقت میں زیادہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں. باقاعدہ سے جو ہے ایک ایک بیج مناسب فاصلے پر بویا جاتا ہے تاکہ فصل جو ہے وہ ایک سے تھوڑے فاصلے پر اگے، اور نئے پودے جو ہے ایک دوسرے سے فاصلے پر اگے، جس کی وجہ سے انہیں ان کی نگہداشت میں، ان کی اچھی طرح سے اس کو کاٹنے میں بعد میں آسانی ہو. پھر ان بیجوں سے جو ہے دھیرے دھیرے کر کے نئے پتے نکلنے لگتے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سے پودے نکلنے لگتے ہیں، کوپل پھوٹتی ہیں. پھر ایک بہت اہم مرحلہ ہے اور وہ ہے کھاد. آج کل جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہے یہ کیمیائی کھاد ہے. آج کل زیادہ لوگ جو ہے کیمیائی کھاد یا مصنوعی کھاد بھی جسے کہتے ہیں، کیمیکل فرٹیلائزرز کا استعمال کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال کی وجہ سے زراعت جو ہے کم وقت میں اچھی فصل تیار ہوتی ہے، اچھے جو ہے دانے تیار ہوتے ہیں. ورنہ پرانے وقتوں میں جو قدرتی کھاد ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے تھے لوگ. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے قدرتی کھاد کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ بھی جو ہے اس پہ کیا جاتا ہے تاکہ فصلوں کی کیڑے مکوڑوں سے جو ہے حفاظت. اسی طرح کھیت کو پانی دینے کے لیے موٹ کا استعمال ہوتا تھا پچھلے وقتوں میں. موٹ کیا ہوتا ہے؟ A huge leather bag driven with the help of oxen was used to draw water from the well. جو بیل کی جوڑیاں ہوتی تھی ان کی مدد سے بڑے بڑے جو ہے لیدر کے بیگز یا اس طرح سے برتن جو ہے لگے ہوئے ہوتے تھے کنویں پر، اور پھر بیل جو ہے اس کو کھینچتے تھے، اور پھر وہ جو چرخا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ گھومتا تھا اور پھر اس کنویں سے پانی جو ہے باہر نکلتا تھا. تو پرانے وقتوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا کھیت کو پانی دینے کے لیے، اور اس کو موٹ کہتے ہیں، موٹ کا استعمال ہوتا تھا. آج کل اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی بجائے قطرہ قطرہ پاشی کا طریقہ، فوارہ پاشی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. دیکھیے آج کل جو ہے اس طرح سے بھی پانی جو ہے فصلوں کو دیا جاتا ہے جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اور کم وقت میں کافی ساری فصلوں کو پانی پہنچایا جاتا ہے اور پانی ضائع بھی نہیں ہوتا اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد نئی فصل بن کر تیار ہو جاتی ہے، اناجوں کی بالیاں جو ہے لہراتی ہیں. جب اس طرح سے فصلیں تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد باقاعدہ سے فصلوں کی کٹائی کی جاتی ہے. بہت احتیاط سے فصلیں جو ہے سنبھال کر کاٹی ہیں. کچھ فصلوں کو اس طرح سے ہاتھ سے بھی جو ہے جڑ کے ساتھ نکالا ہوتا ہے. دیکھیے چاول کی فصلیں کچھ اس طرح سے تیار ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے تھریشنگ یا جسے ملنا کہتے ہیں. اس طریقے میں جو اناج کی بالیاں ہوتی ہیں اسے باقاعدہ اس طرح سے ایک گٹھا بنا کر اسے پکڑ کر اس طرح سے پیٹا جاتا ہے کوئی وزندار شے پر تاکہ اناج جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائے اور اس کا جو بھوسا ہے وہ علیحدہ ہو جائے. دیکھیے اس طرح سے اناج کی بالیوں کو جو ہے ملنا جسے کہتے ہیں اس طرح سے پھٹکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اناج آپ دیکھ سکتے ہو سیدھے ہاتھ پر جو پیلے کلر کا نظر آ رہا ہے وہ اناج جو ہے نیچے گر جاتا ہے اور پھر بھوسا جو ہے اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے اکثر بیلوں کا استعمال بھی پہلے کے وقتوں میں ہوتا تھا. بیلوں کے ذریعے بھی یہ کام لیا جاتا تھا.
कटाई गहाना यानी मलनी करना जैसे काम किसान के घर वाले खुद करते थे या बैलों के ज़रिए ये काम अंजाम दिए जाते थे, लेकिन अब किसान जो है ये तमाम काम मशीनों के ज़रिए कर रहे हैं। देखिए इस तरह से गट्ठे बनाए जाते थे और फिर बैलों को उसके ऊपर जो है चलाया जाता था। बैल जब उस पे चलते थे तो अनाज के दाने जो है अलग हो जाते थे और जो उसके बचा हुआ मादा है या भूसा वगैरह है वो अलग हो जाता था। लेकिन अब इसके लिए मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह से मशीन में जो है एक तरफ से फसलें जो काटी गई हैं वो डाली जा रही हैं, कचरा जो है ऊपर से उड़कर अलहदा हो रहा है और नीचे बर्तन जो आपको नज़र आ रहे हैं उसमें अनाज जमा होता जाता है। देखिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है। फिर ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि एक औरत जो है हाथ में अनाज का टोकरा लेकर खड़ी है और अनाज जो है हवा से उड़ रहा है। इस तरीके में ये होता है कि मशीन से हवा निकल रही होती है या पंखे का भी इस्तेमाल किया जाता है और भूसा जो अनाज अलहदा होने के बाद उसमें भी कुछ भूसा शामिल होता है, तो वो हवा से जब इस तरह से ऊपर से फेंका जाता है तो हवा से वो भूसा उड़ जाता है और जो अनाज होता है वो नीचे जमा हो जाता है। और फिर ये जो अनाज हासिल होता है ये जो इसे फिर बोरियों में भरा जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसकी की जाती है। फिर यहाँ से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के बाद इसे बाज़ार में ले जाया जाता है, मार्केट में इसकी कीमत लगाई जाती है और दुकानदार इसे वहाँ से ख़रीदते हैं और अपनी दुकानों में बेचने के लिए, और इस तरह से हमारे घर में पहुंचते हैं ये गेहूं। तो आपने देखे कि किसान कितनी मेहनत करते हैं इन गेहूं को उगाने के लिए, फिर उसके बाद उनकी हिफाजत के लिए, फिर उसके बाद कैसे ये हमारे घरों तक पहुंचते हैं, है ना। तो जितना भी अनाज हमारे घरों में मौजूद है, चावल है, गेहूं है, मटकी है, जौ है, जवार, बाजरा, ये तमाम चीज़ें उगाने के लिए किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए हमें बिल्कुल भी अपनी ग़िज़ा को ज़ाय नहीं करना चाहिए। किसान इतनी मेहनत करके ग़िज़ा अनाज जो है उगाते हैं और हम क्या करते हैं, हमें खाना पसंद नहीं आया तो हम लेते हैं प्लेट उठाकर उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, रोटी उठाकर हम फेंक देते हैं। तो आपने कभी सोचे कि वो रोटी जो हमने इतनी आसानी से उठाकर फेंक दिए, वो जिस अनाज से बनी है उसको उगाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत की थी। तो हमें बिल्कुल भी अनाज को ज़ाय नहीं करना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें अनाज को, क्योंकि हमें इसका हिसाब भी देना है ना अल्लाह ताला को। हमें एक एक जो हम अनाज का एक एक जो तिनका कहना चाहिए, एक एक बाली जो हम खाते हैं इसका हिसाब जो है हमें अल्लाह ताला को देना है। तो इसलिए हमें अनाज को बिल्कुल भी ज़ाय नहीं करना चाहिए। अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम वो छोड़ देना चाहिए या किसी और ज़रूरतमंद को दे दें जो जिसके पास खाना मौजूद नहीं है, हम उसे वो दे सकते हैं, है ना। लेकिन उसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हमारा आज का सबक यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है जो रेड कलर में वहाँ नज़र आता है, और उसके बाजू में होता है बेल आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको आगे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।